हेलो एवरीवन। आज डेट है 25 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम मैप में डिस्कस करेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा कंट्री जो एक कैरेबियन आइलैंड के रूप में जिसको जाना जाता है, मतलब कैरेबियन सी में जो आइलैंड कंट्री पाए जाते हैं उनमें एक क्यूबा भी है। क्यूबा इस समय पॉलिटिक्स की वजह से काफी न्यूज में है, तो आपको उसकी लोकेशन को पता रखना चाहिए। क्यूबा जो है, यहाँ पर देखो, ये मैक्सिको का युकाटान पेनिनसुला है। तो मतलब मैक्सिको का युकाटान पेनिनसुला, तो ये है युकाटान चैनल। युकाटान चैनल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। तो मैक्सिको के बीच में और क्यूबा के बीच में युकाटान चैनल पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम क्यूबा के बारे में और चीज देखें तो क्यूबा को चीनी का कटोरा, मतलब बाउल ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का शुगर का काफी प्रोडक्शन होता है। लेकिन समय के साथ में ब्राजील और इंडिया जो है वो चीनी के कटोरे के देश के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको जो टाइटल दिया हुआ है चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, वो धीरे धीरे वो टाइटल डिग्रेड होता जा रहा है। तो ये क्यूबा के बारे में हमने उनकी लोकेशन के बारे में देखा। अब हम एक नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करेंगे स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व जो स्कीम है, जिसका फुल नेम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। ये जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, इसको लास्ट ईयर मतलब 2020 में 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था। और स्टार्टिंग में हमारे इंडिया के 8 जो स्टेट हैं, 8 स्टेट के 1 लाख जो गांव हैं उनमें इसको स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। मतलब शुरुआत में यहाँ पर लॉन्च करके 8 स्टेट के 1 लाख गांव में इसको लॉन्च किया गया और वहां देखा गया कि इसका क्या प्रॉफिट होने वाला है। अब इस साल 24 अप्रैल, कल के दिन 24 अप्रैल 2021 को इसको पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। अब 24 अप्रैल को ऐसा क्या है, देखो 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस को, कि जो रूरल लोग हैं, जो लास्ट ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस को लाया गया। तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे के रूप में। तो उसी दिन जब हमारी जो ग्रास रूट लेवल पर हम डेमोक्रेसी को ला रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को प्रॉफिट देने के लिए ये इस दिन को चुना गया था, चूज किया गया था। अब ये जो स्वामित्व स्कीम है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और अगर हम स्टेट में देखें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है, जो इस स्कीम को कैरीज आउट करेगा। और जो स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसके सपोर्ट के साथ में इसके ऊपर काम करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया इज द टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा इसको इम्प्लीमेंट करने के में कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम कर रही है। और सर्वे ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी पार्टनर के ऊपर के रूप में काम कर रही है इस स्कीम में। अब इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया? स्वामित्व स्कीम को लॉन्च करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि गांव में जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को देखा जाए, उनका मैपिंग किया जाए। अब जब आप उनकी प्रॉपर्टी को मैप कर दोगे, इनेबल कर दोगे, उनके पास में प्रॉपर्टी राइट्स हो जाएंगे, प्रॉपर्टी कार्ड उनको इश्यू कर दिए जाएंगे, तो उन प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है फाइनेंशियल असेट के रूप में। मतलब वो लोन के लिए या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठाने के लिए उस प्रॉपर्टी कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग का एक मेन कारण ये और भी है कि जो रूरल प्लानिंग के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके एक्यूरेट डाटा होने चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए, ताकि जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ही इजीली प्रॉपर्टी जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स को इजीली गेन कर सके। तो इन सारी चीजों के लिए ये सारी मतलब ये स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो सके और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, रूरल आबादी है, रूरल पॉपुलेशन है, उनको भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। तो ड्रोन की सहायता से मैपिंग की जाएगी इसमें लैंड की,
और फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा लैंड ओनर को, उसका यूज किया जा सकेगा इन सारी प्रॉपर्टी का। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, 384 रेस्क्यू 10 बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर एवलांच इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक न्यूज आई थी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक बात बोली कि उत्तराखंड में एक एवलांच मतलब हिमस्खलन हो गया है। तो अब देखो वहां पर काफी समय से बर्फबारी चल रही थी, तो वहां तक पहुंचना, जिस जगह के लिए ये न्यूज आई थी वहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके साथ में मिलकर के रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया। जब बीआरओ ने इस चीज को लिए क्लियर किया कि हमारे उत्तराखंड में क्या हो गया है, एक हिमस्खलन हो गया है, तो कुछ लोगों को बचा लिया गया है और कुछ लोग इसमें खो भी गए हैं। ठीक है, तो देखो ये जो बीआरओ डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बेसिक हम देख लेते हैं। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत इसको बनाया गया था और 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। इसका जो मेन काम है कि हमारे इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, जो बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस एरिया तक पहुंच बनाने के लिए और हमारे जो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज है उनमें बॉर्डर रोड को बनाने का, उनको मेंटेन रखने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ना सिर्फ ये रोड बनाने का काम करता है, लेकिन जब जब हमारे इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आई है तो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के भी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट न्यूज, कस्टम ड्यूटी ऑन वैक्सीन ऑक्सीजन वेव्ड फॉर 3 मंथ। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हमारे यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन है, इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन के इंपोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट जिनको इंपोर्ट किया जा रहा है उनके ऊपर जो ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी एंड हेल्थ सेस जो लगाया जाता था उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। और 3 महीने के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको बिना किसी सेस के, बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के लगी हुई चीजें उपलब्ध होंगी, ताकि उनके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर जो है गवर्नमेंट इस चीज का खर्चा खुद वहन करेगी, ताकि पेशेंट के ऊपर जो है वो खर्चा कम से कम आए। नेक्स्ट न्यूज, विल हैंग एनीवन ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑक्सीजन सप्लाईज वांस दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि हमारे इंडिया की बहुत सारी हॉस्पिटल जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने चाह करके ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगी तो बिल्कुल नहीं हेजिटेट किया नहीं जाएगा कि उसको हैंग कर दिया जाए। देखो जब इस तरीके के जब ऑर्डर आते हैं ना हाई कोर्ट के, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं। मतलब किसी भी आप इंसिडेंट हो रहा है उसको आप सुओ मोटो खुद के आधार पर उसका संज्ञान लेकर के जब उसके रिजल्ट आप देते हो, ऑर्डर आप पास करते हो, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक क्या है, रोल है। तो हमारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन ऑफ पावर्स है इंडिपेंडेंट है, तीनों की तीनों चीजें, जो हमारी गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जो पार्ट है, तीनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो जिस तरीके से जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल प्ले करती है, तो काफी एक्टिव रोल है और एग्जीक्यूटिव को और गवर्नमेंट को कर्व करने का और उनको काउंटर करने की भी कोशिश की जाती है कि अगर वो गलत तरीके से किसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया में अभी भी एक्टिव है। नेक्स्ट न्यूज, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट एडिंग टू वूज ऑफ फैमिलीज एंड पेशेंट्स। देखिए कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वैसे ही पहले से प्रॉब्लम है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है, उनके ऊपर एक तो गलत नंबर, उसके बाद में गलत इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में एक्टिवली वर्क होना चाहिए, क्योंकि जो पेंडेमिक की वजह से जो परेशानी है और जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन उसके साथ में ऐड होती है, तो जो इंफॉर्मेशन को मिस इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, तो परेशानी जो डिफिकल्टीज पहले ही उनका लेवल बहुत हाई है, तो उसमें और ज्यादा डिफिकल्टीज इंक्लूड हो जाती है। तो जो पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज को काफी परेशानी होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए कि जो भी साइट्स हैं
उनको टाइम टू टाइम अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि गलत इंफॉर्मेशन किसी को भी सर्कुलेट ना हो सके। नेक्स्ट न्यूज, जस्टिस एन वी रमन्ना इज सीबीआई। हमारे नेक्स्ट सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में एन वी रमन्ना ने ओथ ली और उनको ओथ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिलवाई। देखो, जो एन वी रमन्ना है वो अगले साल 2022 तक, मतलब 26 अगस्त 2022 तक हमारे सीबीआई रहने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जो हमारे अटर्नी जनरल हैं वो पहले भी बोल चुके हैं कि कम से कम टेन्योर अभी तक फिक्स नहीं है सीबीआई का, लेकिन 65 ईयर्स उनकी फिक्स है कि 65 ईयर्स तक होने तक वो सीबीआई के रूप में, जिसको भी सीबीआई अपॉइंट किया जाता है, जब उनकी 65 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाए तो तब तक उनको सीबीआई के रूप में रखा जा सकता है। तो ये 2022 अगस्त 2022 तक एज ए सीबीआई वर्क करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अटर्नी जनरल ने बोला है कि कम से कम टेन्योर जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए 3 साल का। 3 साल जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है कि उनकी टर्म कितनी होनी चाहिए। देखो, ये बात, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब एक्सपीरियंस एक्सपर्ट जो उसकी होते हैं उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी बोला जाता है कि 65 जो ईयर्स है वो तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करने का टाइम है, ना कि उनको हटाने का। तो 65 ईयर्स जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, 70 ईयर्स तक ले जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो 70 ईयर्स कंप्लीट कर ले उनको सीजीआई के रूप में से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल रेस्पॉन्स टू इंडिया कॉल फॉर हेल्प। देखो, इंडिया में जो ऑक्सीजन को लेकर के एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, उसको लेकर के जब इंडिया ने जो अपने अदर कंट्रीज के साथ में अपने जो रिलेशन है उनमें जब उन्होंने सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए कॉल किया, तो बहुत सारे देश जैसे सिंगापुर, यूएई, ईयू, रशिया और सऊदी अरेबिया, उन्होंने हमारे इंडिया में सप्लाईज भेजने के लिए स्टार्ट किया है कि वो हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी जो डेथ हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, पीपल विदाउट राशन कार्ड लेफ्ट आउट ऑफ कोविड-19 फूड सेफ्टी नेट। दोबारा से ये योजना घोषित की गई है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो व्यक्ति जिनके पास में राशन कार्ड है, तो 81 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स उनको मई और जून में क्या दिया जाएगा, फ्री ग्रेन दिए जाएंगे, फ्री अनाज दिए जाएंगे। तो पिछले साल जब हमारे इंडिया में सेम इसी तरीके की स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, तो जो लोग जिनके पास में राशन कार्ड नहीं थे उनको आत्मनिर्भर स्कीम, ऐसी बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई ताकि गैप को भरा जा सके। जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी फ्री फूड ग्रेन दिया जा सके। तो इस समय भी ये जो ब्रिज, जो आप इस तरीके की स्कीम फिर से लॉन्च करो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है उनको भी फ्री फूड ग्रेन्स मिल पाए। जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो अगर उनको अन्न नहीं दिया जाता है, ग्रेन्स नहीं दिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर कॉन्ट्राडिक्ट SII ऑन वैक्सीन प्राइसिंग। देखो, कोविशील्ड जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को बनाया है और इसके अलावा भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया है। तो इन्होंने अपनी अपनी प्राइसेस लॉन्च कर दी हैं, क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनके लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो उन्होंने अपनी प्राइसेस स्टार्ट कर दी है। सेंटर ने ये बोला है कि उनकी प्राइसेस को फिक्स कर दिया है कि पर डोज 150 रुपीज, लेकिन अभी इन कंपनीज की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो अपने प्राइजेस को कितना मेंटेन करेंगे। तो ये हमने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज, बायोलॉजिकल ई गेट्स नोट फॉर फेज 3 वैक्सीन ट्रायल। देखो, एक नई वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा रहा है कि उसके फेज 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल है उनको अप्रूवल दिया गया है कि उसको आप कर सकते हो, आपके जो क्लिनिकल ट्रायल है, और इसके फेज 3 के जो क्लिनिकल स्टडी है उसको कंडक्ट किया जाएगा पूरे कंट्री के 15 साइट्स के ऊपर, और उसके क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं वो बाद में सामने आएंगे। नेक्स्ट न्यूज, यूके वेरिएंट मोर प्रिविलेंट इन नॉर्थ इंडिया।
देखो यूके का जो वेरिएंट है वो हमारे इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादातर ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, मिसिंग सबमरीन शैंक किलिंग 53 अब्रोड इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया की एक सबमरीन वेसल काफी दिनों से गायब थी और उसको लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इंडिया और भी बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडोनेशिया के उन्होंने सपोर्ट किया था इस सबमरीन को ढूंढने में। लेकिन इंडोनेशिया ने एक बात बोली है कि हो सकता है ये जो सबमरीन है वो डूब गई हो और ये जो 53 लोग हैं वो क्या हो गई हो, उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि शनिवार सुबह तक ही इतनी ऑक्सीजन की उसमें अवेलेबिलिटी थी कि शनिवार सुबह तक वो लोग इजीली रह सकते थे बिना किसी को भी मिले हुए। नेक्स्ट न्यूज, आसियान लीडर्स अर्ज जुंटा टू एंड किलिंग। 1 फरवरी को जो हमारा नेबर कंट्री है म्यांमार, वहां पर मिलिट्री रूल लग जाता है और अब आसियान की मीटिंग हो रही है। आसियान में मेंबर कंट्री है म्यांमार, तो आसियान के लीडर्स ने बोला है कि म्यांमार में जो सैनिक सरकार है उसको खत्म किया जाए, जो तख्ता पलट हुआ है उसको खत्म किया जाए, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार में काफी प्रोटेस्ट भी हुआ है इस चीज का कि आसियान लीडर्स ने वहां के जो मिलिट्री हेड है उसको बुलाया है। म्यांमार की तरफ से मांग की गई कि अभी म्यांमार में कोई भी एस्टेब्लिश सरकार नहीं है, तो दोनों तरफ से एक तरफ डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी बुलाया जाना चाहिए था आसियान के द्वारा, और दूसरी तरफ जो वहाँ पर मिलिट्री हेड है उसको अगर आप बुला रहे हो तो डेमोक्रेसी के हेड को भी बुलाया जाना चाहिए था, ताकि दोनों अपनी बात रखेंगे तभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकेगा। और आसियान का मेंबर कंट्री है म्यांमार, तो आसियान लीडर्स ने बोला है कि आप जो वहाँ पर किलिंग्स कर रहे हो उनको खत्म करो, जो सैन्य सरकार है उनको खत्म करो और लोगों के जो विचार है आइडियाज है उनके अकॉर्डिंग वहां पर गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि म्यांमार में काफी लंबे समय से वहां पर सैन्य सरकार का रूल रहा है। ऐसा नहीं है पहली बार आर्मी वहां रूल कर रही है। 1947 के समय जब इंडिया के साथ में म्यांमार भी आजाद हुआ था तो उसके बाद में इंडिया जो है वो रेगुलर डेमोक्रेसी को मेंटेन करता आ रहा है, लेकिन म्यांमार में टाइम टू टाइम जो है आर्मी रूल लगता रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2010 के बाद से वहां पर 2010 के बाद से डेमोक्रेसी के लिए काम होने लग गया था और वहां पर आंग सान सू की जो सरकार है उन्होंने 5 साल तक रूल किया है अब। और पिछले साल नवंबर 2020 में चुनाव हुए और दोबारा से आंग सान सू की जो सरकार है वो जीत करके आई, मेजोरिटी में जीत करके आई, क्योंकि लोगों को ये पता चला कि जब फ्रीडम मिलती है तो आपको किस किस एरिया में आप फ्री होकर के काम कर सकते हो। तो वो चाहते थे कि फुल डेमोक्रेसी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो, इसीलिए लोगों ने डेमोक्रेसी को यहाँ पर सपोर्ट किया। लेकिन जब सेना को लगा कि सारी पावर उनके हाथ से छीनती जा रही है तो उन्होंने डेमोक्रेसी को टर्न करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज से है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20% इन इंडिया। जो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारे इंडिया में जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसमें से 30 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो नर्दर्न वाला पार्ट है और नर्दर्न वेस्टर्न मतलब पंजाब हरियाणा वाला रीजन, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को काफी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां पर, और इसी की वजह से ये जो ग्राउंड वाटर जो है वो वहां पर कम होता जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2025 तक हमारे इंडिया में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है विंटर सीजन में वो 20% तक कम हो जाएगी। अगर विंटर क्रॉप की हम बात करें तो वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीस ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं विंटर सीजन में। अब इस स्टडी में एक सामने चीज आई है कि हमारे इंडिया में 3 मेन इरिगेशन टाइप है, जिसमें से डग वेल्स मतलब कुएं खोदना, ट्यूबवेल एंड कैनाल। इन तीनों चीजों के थ्रू हम हमारे इंडिया में इरिगेशन करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो जो हमारा जो मैदानी एरिया है, प्लेन एरिया है, उस चीज में ग्रीन रिवॉल्यूशन को यूज किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को यूज करने के कारण वहां पर प्लेन एरिया था, एक तो देखो फर्टाइल लैंड थी, क्योंकि वहां पर जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो काफी फ्लो होती रही हैं काफी एंशियंट टाइम से, इसलिए ये लैंड काफी फर्टाइल थी। पंजाब हरियाणा वाला जो दोआब वाला रीजन है, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है उसको बोलते हैं दोआब। तो लैंड फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया।
हालांकि काफी अच्छा रिजल्ट निकल करके आया, लेकिन जो चावल, गेहूं, इनके जो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। अब प्रोडक्शन होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ने लगी। पानी की आवश्यकता के लिए इन्होंने ग्राउंड वाटर को काफी यूज किया। तो इसीलिए जो रिसर्च हुआ है उसमें ये बोला गया है कि हमें इंडिया में अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज करना होगा। दूसरी पहली बात, ग्राउंड वाटर जो टेबल्स है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कैनल्स को यूज करना होगा। मतलब जो रिवर का जो सरप्लस वाटर है उसको यूज करके हमें क्या करनी होगी, हमारी जो क्रॉप इरिगेशन है उसके लिए काम करना होगा। इसके अलावा जो हमारा बिहार वाला रीजन है, जो दूसरा एरिया है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, उस एरिया में हमें जो वीट है, चावल है, उस एरिया में उगाना जाना चाहिए। जो हमारा प्लेन एरिया है वो इन चीजों के लिए एडेप्टेशन नहीं है, इन चीजों के लिए अनुकूल नहीं है। वहां पर हम दूसरी ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनको वाटर सेविंग हो, वाटर का कम से कम यूज हो, और इसके अलावा हम वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इन सब को भी हम यूज कर सकते हैं और ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हैं जो कम से कम वाटर को यूज करके हो सके। तो इस चीज से हम क्या करेंगे, इस चीज से हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर को आप यूज कर रहे हो तो ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है। पोल्यूट होने का मेन कारण न सिर्फ ये है कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हो, बल्कि इस एरिया में आप जो प्लेन वाला एरिया है, हरियाणा पंजाब वाला एरिया, वहां पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण भी वहां का जो ग्राउंड वाटर है वो काफी एक तरीके से पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अगर हम ये ज्यादा सारे जो सजेशन दिए गए हैं उनको यूज कर सके। इसके अलावा ये भी बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो सॉइल है वहां की वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, उसको तो ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज कर करके उस एरिया को, जो पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, उसको और ज्यादा फर्टाइल किया गया है, लेकिन वो जो लैंड है वो ज्यादा उपजाऊ है नहीं। तो वो वाला रीजन जैसे बिहार वाला रीजन है, वहाँ की जो लैंड है वो काफी अच्छी है, काफी फर्टाइल है, उसका हम यूज कर सकते हैं इनके लिए। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी, और जो इस एरिया के लिए जो भी क्रॉप जो जिनकी अवेलेबिलिटी हो सके और यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स को हम यूज कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उन्हीं क्रॉप्स को यहाँ पर उगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ए स्पेस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट एंड यूनिटी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि रशिया ने ये बोला है कि 2025 तक वो खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हम बात करें तो 1998 में 20 नवंबर को ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको लॉन्च किया गया था। पांच देशों की पांच देशों की जो मतलब स्पेस एजेंसी हैं उन सब ने मिलकर के, जिसमें ईयू, जापान, कनाडा, यूएस, रशिया, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और इसके बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। ये इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का एक लैंडमार्क है, मतलब इतने सारे देशों ने मिलकर के इस एरिया में काम किया, तो काफी अच्छा इंपोर्टेंट लैंडमार्क ये है। तो ये हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज देखो, इस पेज पर जो प्रोफाइल मतलब इस वीक में कौन कौन सी टर्म्स न्यूज में रही उसको लेकर के है। तो ये क्यूबा के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्यूबा में 1959 तक ऑटोक्रेसी थी। 1959 के बाद में वहां पर जो कास्ट्रो ब्रदर्स हैं वहां पर मूवमेंट लेकर के आते हैं और वहां पर ऑटोक्रेसी को हटा करके डेमोक्रेसी एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां की जो इकोनॉमी हमेशा से क्लोज्ड इकोनॉमी रही, इसी का मेन कारण है कि जो यूएस है उसने हमेशा से विरोध किया क्यूबा का। लेकिन जो मिस्टर ओबामा है उन्होंने क्यूबा में अपना वहां पर एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया और वहां पर विजिट भी की। लेकिन मिस्टर ट्रम्प जब नए राष्ट्रपति बने उन्होंने दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए क्यूबा को लेकर के। अब पहले फिडेल कास्ट्रो था, फिर उसके बाद में उनका भाई राउल कास्ट्रो। अब राउल कास्ट्रो ने भी पॉलिटिक्स से रेजिग्नेशन दे दिया है और अब उन्होंने अपना सक्सेसर मिगेल डियाज कैनेल को बना दिया है। वो वहाँ के राष्ट्रपति भी हैं और वहाँ की जो सिंगल पार्टी है उसके हेड भी उनको बना दिया गया है। देखो,
ये जो मिगेल डिएज कैनल है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है यहाँ की, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर है और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काफी अच्छा काम किया है। इसीलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी अच्छे लेवल पर काफी अच्छी रैंक मेंटेन करता है क्यूबा। क्यूबा जो है वो टूरिज्म के लिए काफी फेमस है और टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी में एक मेन रोल प्ले करता है। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो टूरिज्म है वो काफी बुरे, एक तरीके से ऐसा सेक्टर जो काफी इफेक्टेड हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, कोविड-19 जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, डिस्कस किया गया है कि क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में भी इंफेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डाटा दिए गए हैं और ये माना गया है कि जब दोनों को वैक्सीनेशन अलग अलग दी गई और उनके बाद में जब उनमें देखा गया तो हाँ, दोनों वैक्सीन से देखा गया कि यानी जो फाइजर के 3 फेज के ट्रायल जब सामने आए तो उसमें माना गया कि 0.03% ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन भी दी गई लेकिन बाद में भी वो कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव पाए गए। यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की बात की गई है तो 0.5% ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन देने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।